हेलो स्टूडेंट्स। 11th क्लास में 10th क्लास के बहुत कम ही ऐसे टॉपिक हैं जो कंटिन्यू होते हैं, जो कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 11th क्लास का एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका एक पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का थोड़ा सा हायर वर्जन है इस साल, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ होता है उसी का हायर वर्जन है। इसलिए लेट्स रिविजिट दिस चैप्टर एक बार थोड़ा सा। लेट्स ट्राई टू रिकैप्चर आवर मेमोरी व्हाट वी हैव स्टडीड इन 10th क्लास, क्योंकि वही हमें हेल्प करेगा 11th में। आज ऑलमोस्ट वही है, 90% तो वही है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। थोड़ा सा बस 10% और नया कुछ इंक्लूड किया गया है चैप्टर्स में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए आज अपन कोशिश करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक बार याद करते हैं क्या पढ़ा हुआ है, और फिर उसका थोड़ा सा और वर्जन जो हमें इस साल पढ़ने को मिलेगा उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्योंकि हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है तो इसलिए इसका सिंपल एक बार रिविजिट, एक बार थोड़ा सा याद करते हैं क्या कर रहा था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है a plus d, a plus 2d and so on. The first term plus the common difference d, और इसी तरह से जनरल टर्म की सीरीज चलती है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। फाइंड द 6th term of this AP, find the 10th term of the AP. If the 6th term is this, 10th term is this, then find the 20th term of this AP. linear equation to variables के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन बनाते थे, याद होगा आपको, है ना। वही AP वो जो कॉमन डिफरेंस ओबे करे, यानी जो D है वो हम जानते हैं अच्छी तरह से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से निकलती है, या यूँ कह लेते हैं सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को अपने को माइनस करना होता है। जो आगे वाला आने वाले टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म अगर माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है ना। इससे बेस्ड या कंडीशनल, इसी को हम कंडीशन भी कहते थे कि दिस इज द कंडीशन टू बी इन एपी, कंडीशन ऑफ एपी। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एक ऐसी प्रोग्रेशन जो प्रोग्रेस करे, आगे प्रोसीड करे, बढ़े, और अर्थमेटिक यानी कॉमन डिफरेंस के साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव जो कॉमन है उस डिफरेंस को या तो प्लस करेंगे या माइनस करते हुए आगे चलें, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कंडीशन ये थी ना बच्चे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस वही होना चाहिए जो थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस, एज अ नेम इट इज डिफरेंस जो कि कॉमन हो, है ना। चलिए, इस पे बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि अगर दीज आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक दिस। जैसे 2k माइनस 7 एक टर्म है, दूसरी टर्म है मान लेते हैं k प्लस 5, एंड द थर्ड टर्म सपोज इज 3k प्लस 2। These are the 3 consecutive terms of an AP. Find the value of k. मुझे अच्छी तरह से मालूम है मेरे स्टूडेंट्स पेन पेपर लेके बैठते हैं और मेरे से आगे चलते हैं जो बात समझ में आ रही होती। तो चलिए 10th क्लास के क्वेश्चन है बेटू, थोड़ा सा 10th क्लास रिवाइज कर लेंगे और 11th क्लास में आगे चलेंगे, है ना। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसी को अब थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में या इसी क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। दिस इज नथिंग बट अ शॉर्ट फॉर्म, और यू कैन से अनदर फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो इस साल अपने को देखने को यहाँ पर सुनने को मिलेगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस वही होना चाहिए थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस हो, तो थर्ड माइनस सेकेंड टर्म करते हैं अपन, याद आ गया। तो k प्लस 5 माइनस 2k प्लस 7 is equals to 3k plus 2 minus k minus 5. So this is minus k plus 12 is equals to 2k minus 3. Variables on one side, constants on other side. ऐसा करते हुए minus 3k is equals to minus 15 और k is equals to 5. हमारे पास k की वैल्यू आ सकती है 5 है, याद आ गया। जो कंडीशनल क्वेश्चंस होते थे वो, है ना। क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला हमने इसी से, जो जनरल फॉर्म था उसी से पढ़ा था, और nth टर्म के क्वेश्चंस भी हमने ढेरों किए थे अपन 10th क्लास में। an is a plus n minus 1 into d, the term formula for nth term, finding out the nth term. If it is 7th term then a plus 7 minus 1 into d, that means a plus 6d in short, है ना। ऐसे करते थे। nth टर्म के फॉर्मूले अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं फॉर्मूले पे बेस्ड। इस साल क्या करना है अपने को, बिकॉज वी आर ऑप्टिंग मैथमेटिक्स एंड ऑफ कोर्स दिस इज आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब हमें प्रिपेयर होना चाहिए जो एल्जेब्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए स्पेशली।
आपको याद होगा कुछ क्वेश्चंस का याद करवा रहा हूँ आपको, जो अपन ने 10th क्लास में करे हुए हैं। आपने पक्का किया होगा ये क्वेश्चन, इफ m times the mth term of an AP is equals to n times the nth term, show that its m plus nth term is 0। पक्का ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने रेफरेंस बुक से करे हुए होंगे, है ना। बहुत दे वर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन ऑफ कोर्स आपने जब प्रैक्टिस करी होगी अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की, तो आपने इस टाइप के अलजेब्रिक क्वेश्चन जरूर किए होंगे। इफ m टाइम्स द mth term of an AP is equals to n times its nth term, show that its m plus nth term is 0। याद आ गया? चलिए, अगर याद आ गया है तो मुझे मालूम है आपका पेन पेपर पे वर्क मेरे से पहले चल रहा होगा। This is just revision of 10th class, whatever we have studied in 10th. Okay, so m times the mth term, and the mth term is a plus n minus 1 into d, and the question says n times the nth term. So what is the nth term? Nth term is a plus n minus 1 into d। याद है ना आपको भाई? अगर ये कहता pth term, find the pth term of the AP, then it is a plus p minus 1 into d। If he says find the qth term, it is a plus q minus 1 into d, and so on। So mth term and nth term का अपने फॉर्मूला देखा। इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये जगह am plus m squared d minus md। I'm opening both the brackets simultaneously। We can have one more step also, right? It is equals to an plus n squared d minus md। जरा देखिए, am minus an plus m square d minus n square d minus md plus nd equals to 0। I have taken all these variables on one side of the equation because none of them is constant here, right? So by taking a as common, we will get a minus n in bracket। Similarly here, if d is taken as common, then it is m square minus n square। If we take minus d as common in the last two terms, then it will be m minus n। I have taken minus d as common, it is m minus n equals to 0। Now we are having three terms, first term, second term and third term, and all these three terms are having m minus n common। इसके पास m minus n है क्या? है। इसके दो फैक्टर है, एक m minus n और एक m plus n। So we have m minus n common in all the three terms we do have this m minus n। So in the first term it is left with only a, the second term is d, and the remaining factor is m plus n। I hope everything is clear at this spot, at this juncture। This is m square minus n square, and m square minus n square is a square minus b square, a plus b, a minus b। m minus n तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो इस पे बचा क्या? m plus n, और ये माइनस का d बच गया equals to 0, right? The product of this and this two factors is 0। Either m minus 1 equals to 0, that is m and n are equal, or this term is 0। So assuming that m is not equals to n as the question says, so a plus d m plus n minus 1 into d equals to 0। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? जरा देखें ये चीज, a m plus n minus 1 into d, इन दोनों में d कॉमन ले लिया तो, and in the last step just observe what is this। This is, sorry, I have written it d here, d is common here, we have already taken it। So what is this? This one is the m plus nth term of the AP, and that is equals to 0। आ गया ना? m plus nth term आ गई ना 0। याद आ गया? 10th क्लास थी, किए थे हमने इस तरह के क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स किए होंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन चलो लेते हैं, ठीक है? एक बार फिर याद दिलाता हूँ आपको, इस टाइप के जो आप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अपन इस वीडियो में, इस क्लास में, याद रखिएगा हमें 11th क्लास में इनकी ही जरूरत पड़ेगी ज़्यादा। द क्वेश्चंस व्हिच आर इन अलजेब्रिक फॉर्म। याद करते हैं, कोड क्वेश्चन था, वो ये था कि इफ द mth term of an AP is 1 upon n and its nth term is 1 upon m, the mth term is 1 upon n and the nth term is 1 upon n, show that its m plus nth term is 0, oh sorry, its mth term is 1, m nth term, m into n, mth term is 1,
ये शो करना था। वापस से उम्मीद है आप मेरे से पहले चल रहे होंगे। क्वेश्चंस वो जो 10th में किए थे। mth टर्म की वैल्यू दी है 1/n, तो mth टर्म हो गई a plus m minus 1 into d and that is 1/n. The nth term is 1/n, so a plus n minus 1 into d is 1/n. Linear equation and two variables. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने से कोई कहे कि the ninth term of an AP is 1/7. The ninth term is 1/7 and the seventh term is 1/9. Show that the 63rd term of this AP is 1. है ना? तो इस क्वेश्चन को अगर अपन कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को भी हमसे उम्मीद की जाती है कि हम 11th में मैथ्स लेके तो कर ही सकते हैं। क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये हो जाएगा md माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m m माइनस n इंटू डी। मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं। क्या किया जा रहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सिस्टम मिला था, ए को एलिमिनेट किया, सब्ट्रैक्ट की सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से, और अपने पास में ये हो गया m माइनस एन अपॉन एम एन, एलसीएम लेके m माइनस एन से m माइनस एन को रिड्यूस कर सकते हैं अपन, 1 में डिवाइड हो जाएगा, सो d इज 1/mn। अगर हम d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में a भी 1/mn आ जाएगा। वी नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, या तो कोफिशिएंट इक्वल करके, या हम एलिमिनेशन मेथड से जैसे कहते हैं वैसे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में कहीं पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी 1/mn आ जाएगी। When d is equals to 1/mn, a is also 1/mn, and he is asking for the value of the mth term. The mth term, he says, prove that it is 1. mnth term is a plus mn minus 1 into d. a is 1/mn, mn minus 1, और d की वैल्यू भी अपन निकाली 1/mn। mn कॉमन है, ये हो जाएगा 1 प्लस mn माइनस 1, मीन्स एलसीएम mn है, सिंपल सी बात है। ये 1 और माइनस 1 0 जाएंगे, mn को mn से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 ही तो आएगा। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। राइट, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में बहुत सारे रेफरेंस बुक्स वगैरह में दिए हुए थे, उनको करने की अब जरूरत है, ज़्यादा ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ही हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 11th में कंटिन्यू करेंगे या इन पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा 10th क्लास में हमें अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए था an और sn का मीनिंग, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिफरेंस, वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। एक क्वेश्चन था ना, 10,000 से उसने अपनी जो लोन है वो देना शुरू किया, पहली इंस्टॉलमेंट 10,000, फिर अगली बार 11,000, फिर अगली बार 12,000, ऐसे ऐसे करके। हाउ मच payment he will how much amount he will pay in 30 installments, or the question may say in the 30th installment. We know the difference between the amount paid by him in 30 installments and 30th installment. When we say in the 30th installment it is an, but when we say how much amount he will pay in 30 installments, that means he is asking for the sum total, कितने 30 installments तक कितने पैसे दे देगा वो, या 30th installment में 30वीं ही installment में कितने देगा। तो we know the difference between an and sn. There was a question in NCERT also, but when an is 7 minus 3n, find the AP. बहुत सिंपल है, 1 पुट किया 7 plus 3 यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई 10, 2 पुट किया सेकेंड टर्म निकालने के लिए 7 plus 6, ये हो गया आपके पास में 13, फिर 3 पुट किया 7 plus 3 into 3 9, that is 16 and so on. This is 80, of course, the common difference is 3. लेकिन यही चीज जब SN में पूछी जाती है, so it is 3n square plus 2n, suppose ये है, so जब हम S1 पुट करते हैं तो हमें 5 मिलता है, and what is this 5? This is sum of one term, that means first term. But when we put 2 here, it is 12 plus 4, that means 16. But this is not the second term. This is sum of first 2 terms. This is sum of first 2 terms. So first term plus second term is 16.
Among them 5 is the first term, so the second term is 11. याद आ गया? इसमें तो 1 2 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आएगी. इसमें क्या आएगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. Similarly, if we will put 3 here in the formula of Sn, we will get the sum of first 3 terms. So the difference between An and Sn should be clear to us in 11th class at least, है ना? इसमें तो 11th क्लास में तो करना बहुत जरूरी हो जाएगा हमारी इन दोनों का डिफरेंस भी. ठीक है. फिर 10th क्लास में हमने ढेरों क्वेश्चन किए होंगे इस तरह के कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP should be taken so that the sum is like 15 plus 13 plus 11 plus dash dash dash. How many terms of this AP should be taken so that the sum is 55 suppose. ठीक है, याद है? बिल्कुल, है ना? बोर्ड एग्जाम में भी आया था ना. n by 2 2a plus n minus 1. The difference is of, yes, minus 2 is equals to 55. How many terms of this AP should be taken so that the sum is 55? What was this? It will later on reduce to an quadratic equation. फिर हम उस quadratic equation को solve करते हैं और n की वैल्यू निकालती हैं. How many terms of this AP should be taken? ये सब भूली बिसरी बातें हैं. ऐसा नहीं कहूँगा, इनको याद रखना है, इनको भूलना नहीं है. ये सारी चीजें 11th क्लास में भी रिवाइज होंगी, आएंगी. इसलिए 10th क्लास की बातें हैं, मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इनको अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी एक तो वीडियो बन जाएगी, लेक्चर हो जाएगा और शायद आप भी बोल होंगे कि यार ये तो हमने सर अच्छी तरह से कर ही रखे हैं, इसको क्यों बार बार रिवाइज करा रहे हो. ये तो अभी हमने 10th क्लास की तैयारी की थी तो भी खूब कर लिए थे, है ना. तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ना करके मैं थोड़ा सा उन क्वेश्चंस की कोई बात करूंगा जो 11th क्लास के फॉर्मेट में आएंगे यानी कि नए फॉर्मेट में आएंगे 11th क्लास में. ठीक है. इसे सपोज प्रूव दैट in AP 8 minus 6 iota, 7 minus 4 iota, 6 minus 2 iota, dash dash dash. सबसे पहली बात, आयोटा हम सबको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इमेजिनरी नंबर के लिए आयोटा यूज होता है. मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन पर चुके हो आप मेरे साथ और आपको मालूम है ये भी कोई एक AP है जैसे पहले होती थी. जरा चेक करते हैं क्या ये एक AP है, क्या ये एक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक भी है क्या. चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 7 minus 4 iota minus 8 plus 6 iota. This is minus 1 plus 2 iota. The difference between second and first term. यही डिफरेंस अगर थर्ड और सेकंड टर्म में भी हो जाए तो इट इज एन AP. चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस इन फैक्ट बिटवीन थर्ड एंड सेकंड. 6 minus 2 iota third term minus second term. This is 7 minus 4 iota. 6 minus 2 iota minus 7 plus 4 iota. So this is minus 1 plus 2 iota. Yes, the difference is common, hence it is an AP. पहली बात. चलो क्वेश्चन को ये कह रहा है prove that in this AP the fourth term is pure real and the ninth term is pure imaginary. Fourth term is pure real, purely real, and the ninth term is purely an imaginary term. चेक करें. चलो चेक करते हैं. हाँ जी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, क्या निकाला था अपन ने, याद करें जरा. -1 + 2 आयोटा, है ना. चलिए देखते हैं कैसे. फोर्थ टर्म A plus 3D. The fourth term is A plus 3D. 8 minus 6 iota plus 3 into the common difference. The common difference is -1 plus 2 iota.
अभी अपन ने देखा था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। चलिए चेक करें, 8 माइनस 6 आयोटा, ये हो जाएगा -3 प्लस 6 आयोटा। 6 iota minus 6 iota reduced to 0, and of course it is 5, and 5 is a complex number whose imaginary part is 0। हो गया प्योर रियल जो उसने फर्स्ट पार्ट में बोला था। इसी तरह से सेकेंड पार्ट आप आराम से खुद कर सकते हैं। चलिए मेरे से आगे चलें। नाइन्थ पार्ट को प्योरली इमेजिनरी पार्ट आता है, ये प्रयोग कर इसका प्रूफ करना है। फाइंड द नाइन्थ टर्म। करो मेरे से पहले। द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP is 8 plus 8D। A means the first term in this AP. The first term is 8 minus 6 iota plus 8 into the common difference is -1 plus 2 iota। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ब्रैकेट खोलना है। क्या समझाऊं? 8 plus 16 iota, ये हो गया अपने पास में 10 iota which is pure imaginary। तो कहने का मतलब ये है कि अपन ने पास जो 10th का बेस था AP का वही है, थोड़ा सा चेंज है। अब जैसे ये आयोटा वगैरह आ गया कि फोर्थ टर्म जो है वो रियल होगी और प्योर रियल होगी, एंड नाइन्थ टर्म इमेजिनरी होगी, सॉरी। सो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़े से अल्ट्रेशन के साथ अपने को मिल जाएंगी AN में भी और SN में भी, लेकिन बेस वही है जो 10th का था। याद करें, हमें एक सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का टॉपिक भी कराया गया था लास्ट ईयर। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की AP की टर्म्स को अगर अपने को सिलेक्ट करना हो तो थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अगर हमें 3 टर्म्स सेलेक्ट करनी हो AP की तो A माइनस D, A और A प्लस D, एंड यू कह लीजिए ये ट्रिक हमें समझाई गई थी कि मान ऐसा एजम्पशन कर लेना चाहिए। एज्यूम इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर हमने इसको A और A प्लस D और A प्लस 2D किया हुआ होगा तो कोई फायदा नहीं होगा हमें, है ना। और अगर यही इसको फर्स्ट टर्म को A माइनस D मान लें अपन कि AP हमारी A माइनस D से स्टार्ट हो रही है तो हमें बहुत फायदा होता है। याद होगा आपको बेटा, 4 टर्म्स को जब एज्यूम करने के लिए बोला जाता था तो हम A माइनस 3D एज्यूम करते थे, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D एज्यूम करते थे, यानी कि कॉमन डिफरेंस थे 2D का। इसी तरह से अगर हमें 5 टर्म्स का असम्पशन करना होता था तो हमें समझाया गया था कि A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D एज्यूम कर लेना चाहिए, एंड सो ऑन। यहाँ पे 2D लिखा मैंने, सॉरी ये 3D होता है ना। तो जब भी और टर्म्स एज्यूम करनी होती है तो कॉमन डिफरेंस D का लेना चाहिए, लेकिन जब हमें इवन टर्म्स एज्यूम करनी चाहिए तो कॉमन डिफरेंस 2D का लेना चाहिए। याद होगा आपको। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं दोबारा से, 10th क्लास याद करवा दूं, क्योंकि 10th क्लास जब तक नहीं होगी तब तक 11th की बात नहीं हो सकती। 11th में थोड़ा सा ही पार्ट नया है, बाकी हाँ लेवल ऑफ क्वेश्चंस या जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ गया क्वेश्चंस का, बस कंसेप्ट वही है सारा का सारा। He says the sum of 3 terms of an AP, the sum of 3 terms of an AP is 21, and their product is 315. Find them. The sum of 3 terms of an AP is 21 and their product is 315. Find them. उनको निकालिए कौन सी 3 टर्म्स हैं सही एक में, है ना। अब हमें समझाया गया था कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं कर रहा, क्योंकि SN का फॉर्मूला होता है द सम, द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। सो जब ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे ये ना बोला जाए कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, तो यहाँ पे हम अगर S3 लगा भी रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं है ना। तो हम कैसे करते थे इसको, याद आ गया। फर्स्ट टर्म एज्यूम करते हैं A माइनस D, सेकेंड टर्म एज्यूम करते हैं A, और थर्ड टर्म एज्यूम करते हैं A प्लस D। ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, वही सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला। द सम ऑफ 3 टर्म्स, चलिए इन तीनों टर्म्स का सम है 21, that means 3A is 21, A is 7, the very first thing, that the first term is 7. Then he says the product of these terms is 315.
ओके, इस वाली ट्रिक को अगर आपको याद हो तो आपने सामने ही सामने देख लिया, फायदा क्या हुआ, 3 टर्म्स एज्यूम करने का, ऐसे डिफरेंस कट जाते हैं और अपने पास ए की वैल्यू आ जाती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन से, है ना। एंड द प्रोडक्ट इज 315, ओके ठीक है। सो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज 315। क्या पता क्या था अभी अपन ने, a इज इक्वल्स टू 7 था ना, तो 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल्स टू 315। 7 को तो ले जाके डिवाइड कर दें, 7 4 आर 28, 7 5 आर है, 7 4 आर 28, क्या बचा, एंड 7 5 आर 35, सही है। 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। ये क्या क्या पहले a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 49 माइनस डी स्क्वायर इज 45, माइनस डी स्क्वायर इज -4 और डी स्क्वायर इज 4, सो डी इज प्लस माइनस 2। कॉमन डिफरेंस आ चुका, फर्स्ट टर्म आ चुकी, अपने को मालूम है डिफरेंस प्लस भी 2 हो सकता है और -2 भी, इसलिए इसकी 2 AP जो है वो आंसर है। इसके आंसर में 2 आएंगे ना AP, एक हो जाएगी अपने पास में 5 7 और 9, दूसरी हो जाएगी 9 7 और 5 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे कुछ है। चलिए, तो अपने को पता है ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और AP आ जाएगी। याद आ गया सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, ये सब चीजें हमने 10th में करी दी हैं। क्या नहीं किया, अर्थमेटिक मीन नहीं किया। ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, एवरेज वही कंसेप्ट है, वही चीजें हैं जो अपन ने जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं। तो 11th में एपी के केवल क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, कंसेप्चुअल या कंसेप्ट वही है, इससे बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम इसके बाद की बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, कि जीपी क्या होती है, अर्थमेटिक मीन तो इतना ही है। चलिए, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, फिर एपी इतना ही है, और फिर अपन अगले वीडियो में बात करेंगे जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक मीन को समझने के लिए अपन एक एपी लेते हैं, चलिए 20 25 30 35 40 45 एंड सो ऑन, सही है, एक एपी है। क्या होता है एक एपी में, हमेशा अर्थमेटिक मीन फॉलो किया जाता है। जो मिडिल टर्म है, मीन टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, वो हमेशा सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का एवरेज यानी कि उसका मीन होती है। 20 और 30 का मीन 25, 25 और 35 प्लस अपॉन 2 करेंगे तो उसका मीन 30। मीन का मतलब समझते हैं ना अपन, 20 प्लस 30 50 अपॉन 2, एवरेज क्या है 25। 25 और 35 प्लस करें जरा, कितना होता है 60 अपॉन 2 30, ये इसका एवरेज है। 30 और 40 को प्लस करें क्या होता है 70 अपॉन 2 करें क्या आता है 35। क्या मतलब हुआ, a माइनस बी, अगर a b c आर 3 टर्म्स इन AP, सपोज a b c आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, then b minus a is equals to c minus b, 2b is equals to a plus c, और b is a plus c upon 2। ये तो कंडीशन होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखिए जरा, तो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2। तो मिडिल टर्म हमेशा प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म का एवरेज होती है, अर्थमेटिक मीन, सही ना। तो अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में AM भी लिखते हैं। इसका एक और तरीका भी होता है, अगर मान लीजिए हमसे कोई कहे कि जी अर्थमेटिक मीन निकाल दो या इस AP में कुछ टर्म्स इंसर्ट कर दो, तो हम जरा 10th क्लास में NCERT की ही बात करते हैं। चलो NCERT के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको याद होगा ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते थे, 3 बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स और फिर इधर लिख दिया 21, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स इफ इट इज एन AP। याद है क्या? तो अपन क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ टर्म दी हुई है अपने को, फर्स्ट टर्म दी है, सेवेंथ टर्म दी है, डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस की हेल्प से ये सारे के सारे बता देंगे कि इसके बीच में क्या है, इन बॉक्सेस में क्या है ना। क्वेश्चन वही है, 19 चेंज हो गई क्लास, लेकिन फॉर्मेट पूछने का थोड़ा सा चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं।
चलिए, उसने कहा इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 21 सपोज। चलो, insert 3 arithmetic mean between 5 and 21. Yeah, insert 3 numbers between 5 and 21 so that it becomes an AP. Something which we have studied already in 10th class. नई चीज तो नहीं है ना, वही अर्थमेटिक मीन के नाम से आ गया है। इसमें डिफरेंस का फॉर्मूला भी कुछ निकाल सकते हैं अपन, वो सब बातें करेंगे जब क्लास रनिंग क्लासेस होंगी, व्हेन वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। लेकिन अभी एक बार के लिए चलते हैं, जो हमें सिंपल समझ में आ रहा है तो क्यों उसको कॉम्प्लेक्स करें। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है 5 के बाद में एक टर्म, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म लगानी है और लास्ट में एक 21 भी आना चाहिए। इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 21। सिंपल, 5 और 21 के बीच में कोई भी 3 ऐसे नंबर इंसर्ट कर दो जिसकी रिजल्ट जो है वो AP में आ जाए, यानी ये एक AP बन जाए। चलिए, बहुत सिंपल है। फर्स्ट टर्म इज 5, इस AP की फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म हो जाएगी 21। सही है, फर्स्ट हो गई 5, सेकेंड पता नहीं, थर्ड पता नहीं, फोर्थ पता नहीं, लेकिन फिफ्थ हमें पता है। The fifth term of this AP is 21. What is the fifth term? It is A plus 4D is 21. Among them, A is 5. अगर first term 5 है तो अपने पास में 4D is equals to 16 और D is equals to 4 हो गया। सिंपल है, सिंपल भाई। एक टर्म मालूम थी, फर्स्ट टर्म में अपने पास पता है 5 है, फिफ्थ टर्म अपने पास 21 है, तो A plus 4D is equals to 21 का मतलब हुआ डिफरेंस जो है 4 है। 5 plus 4 9, 9 plus 4 13, 13 plus 4 17, 17 plus 4 is 21। ये इंसर्ट कर दिया आपने 3। What is this? The arithmetic mean? इजी, बिल्कुल। क्या जरूरत है किसी फॉर्मूले की, बात करेंगे क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो क्यों b minus a upon n, b minus a upon n minus 1 ऐसे दिया हुआ होता है, यहाँ से कुछ छोड़े ना उसकी बात जो बुक में दी हुई है, यहाँ रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। क्या आपको अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने आगे होगा मेरे ख्याल से। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं एक बार और, क्योंकि ये 9th 11th क्लास में नया है, यहाँ पूछने का तरीका नया है, इसलिए वो कहता है कि इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 24 सपोज। चलो, मैं से आगे चलो। Insert 6 terms in between 5, 3 and 24 so that it becomes an AP। ठीक, बढ़िया। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आएगा 24। ठीक है, क्या करना चाहिए? फर्स्ट टर्म हो गई 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो गई 24। 3 फर्स्ट टर्म होगी, 6 टर्म्स बीच में घुसानी है यानी कि हो गई 7, तो 8th टर्म होगी अपने पास 24। सो 8th टर्म इज 24। लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स का सिस्टम है। 3 plus 7D अगर 24 होता है, substituting the value of A here as 3, 7D is 21, D is 3, so the common difference is 3. 3 plus 3 is 6, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12 plus 3 15 plus 8 3 18 plus 3 21 and so on। ये हो गया अपना अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन और सफिशिएंट है ना। तो ये है अर्थमेटिक मीन, राइट। पॉसिबल है ना, इंसर्ट एनी 6 terms in between 3 and 24 so that it becomes an AP। इसके अलावा आपको जिन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है वो एक और तरह के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लगभग आप जब एक क्वेश्चंस या चैप्टर करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि लगभग वही क्वेश्चंस हैं जो 10th में करे हुए थे। हाँ, उसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ गया है ना।
चलिए लास्ट टाइम क्वेश्चन जो आपको और प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे वो ये इस तरह के मिलेंगे। इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन शो दैट, मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं बी प्लस सी प्लस ए और ये हो जाएगा ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी, शो दैट दे आर ऑल्सो इन ए पी, ये भी ए पी में होंगे अगर ए बी सी ए पी में है तो। इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। बहुत सिंपल इसका भी सोल्यूशन होता है कि ए बी सी अगर ए पी में है तो इसका मतलब बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, इट होल्ड्स ट्रू। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 2b is equals to a plus c, or in other words we can say b is equals to a plus c upon 2 शब्द वापस से b minus a is equals to c minus b, अगर AP में है तो ये होना चाहिए। इसका मतलब 2b is equals to a plus c आ जाए तो भी यानी कि वो AP ही है, और अगर b is equals to a plus c upon 2 हो जाए तो भी वो AP है। ये भी अरिथमेटिक मीन ही तो है, और यही तो अभी अपने ने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा है, सीखा है ना। तो क्या है कहने का मतलब ये कि अगर ए बी सी ए पी में है तो ये भी ए पी में होंगे, ये प्रूव करो। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये ए पी में हो तो यही है तो आना चाहिए कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी है, या b माइनस a c माइनस b है, या कुछ ऐसा। चलिए देखिए कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। c प्लस a माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c माइनस a। सही है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ खास नहीं समझाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास में a माइनस b इज इक्वल्स टू b माइनस c आ रहा है। क्या हमें ये चाहिए था? हाँ, b माइनस ए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b माइनस ए इक्वल्स टू c माइनस b, जो कि हमें चाहिए था। या यूं कह लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस सी इक्वल्स टू 2b है। ये तो हम कह रहे थे कि ये भी होना, वो हो सकता है कि 2b ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। यस, हेंस इट इज एन AP। हो गया। चलो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता हूँ, या यूं कह लो क्वेश्चन को और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट एक और कोशिश करते हैं। चलो इस बार b प्लस सी को bc से डिवाइड कर देते हैं और a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। c प्लस a को ac से डिवाइड कर देते हैं, b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a प्लस b को ab से डिवाइड और c से उससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसने कहा शो दैट दीज आर ऑल्सो इन AP। अगर a b c आर इन AP देन शो दैट दीज आर ऑल्सो इन AP। क्या करना है? जो फर्स्ट पार्ट पे किया था वही करना है। पेन पेपर है ना, शुरू हो जाओ। चलो मैं इससे पहले ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये AP में तभी होंगे जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड होगी। उनका कॉमन डिफरेंस होगा, डिफरेंस कॉमन होगा, है ना। तो सेकंड टर्म है ये, माइनस करते हैं उसमें से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म है वो, इसमें से माइनस करते हैं सेकेंड टर्म। हमें अच्छी तरह से मालूम है अगर हम इसको ऐसे लिखना चले ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो अपन वैसे भी स्टार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोबडी विल ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि AP की कंडीशन यही तो है, उसको अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में अपन कह सकते हैं। चलिए द एलसीएम इज ABC, b स्क्वायर c प्लस a माइनस a स्क्वायर b प्लस c। कुछ एलसीएम समझाओ, यहाँ से चलेगा सीधा ही चलेगा ना। b स्क्वायर हो जाएगा c प्लस a से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b प्लस c से। एलसीएम ABC है इसलिए ऑन द अदर साइड ऑल्सो द एलसीएम इज ABC। this should be c square multiplied by a plus b and it should be b square multiplied by a plus c plus a और a plus c। सही है बेटो, कर दो, हटा दो इसे, कर दें डिवाइड। चलो गया। आप क्या करें, देखें जरा ध्यान से, है ना। ये हो जाएगा अपने पास, थोड़ा सा चलो ब्रैकेट खोलते हैं इसे,
बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, है ना। थोड़ा सा और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, इन दोनों में से सी कॉमन ले लें तो अपने पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें इन दोनों में हमारे पास में कॉमन आ जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, ध्यान से देखें जरा, अपन ने क्या किया, इस बी स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी में से सी कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ, इन दोनों में ए बी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, चलिए इस तरफ आता है, यहाँ पे भी अपन जरा कोशिश करें कॉमन लेने की, तो अपने पास में फर्स्ट और लास्ट टर्म में ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी कॉमन लिया फर्स्ट और लास्ट टर्म में, सॉरी ए कॉमन लिया फर्स्ट और लास्ट में तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन है बी सी, तो ये हो जाएगा अपने पास में सी माइनस बी, राइट। क्या हमें समझ में आ रहा है, इन दो टर्म्स में कॉमन है बी माइनस ए। ये इस तरफ देखें, अपने लेफ्ट हैंड साइड दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में b माइनस ए कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा c और b प्लस ए बचेगा। ध्यान में इसके दो फैक्टर्स हैं, b माइनस ए और b प्लस ए, इसमें से हमने b माइनस ए बाहर ले लिया है कॉमन देके, तो ये b प्लस ए बचा और यहाँ पे ए भी रह जाएगा हमारे पास में आफ्टर टेकिंग आउट कॉमन। सिमिलरली ऑन द अदर साइड ऑल्सो, इधर देखें ये c माइनस बी सी प्लस बी भी है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में c माइनस बी कॉमन है, तो अपने पास में बचेगा a ब्रैकेट में c प्लस बी। ठीक है मित्रों, है ना, c प्लस बी ही तो बचेगा, c माइनस बी तो अपने कॉमन लिया, और यहाँ पे अपने पास में बचेगा बी सी। ठीक है, चलिए कॉमन देखें, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये दोनों ही कॉमन है, दोनों तरफ डिवाइड कर दें इसको, तो अपने पास b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी बचा। क्या यही ए पी की कंडीशन दी हुई थी अपने को, बोला ही था दैट ए बी सी आर इन ए पी, सो b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी ही तो प्रूव करना था, आगे अपने पास में, है ना। इसको करने के और भी कई तरीके होते हैं, +1 करके जिसको हम कंपोनेंडो कहते हैं, जब डिविडेंडो कहते हैं, उस तरह से भी होते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीके या यूँ कह लें जो आपको सिंपल लगे उससे कर सकते हैं। तो हमें स्टैब्लिश यही करना होता है कि दे आर ऑल्सो इन ए पी। थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ इसी टाइप का, क्योंकि मुझे लगा ये लास्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, थोड़ा सा और एक बार और थोड़ा सा याद करते हैं। वो कह रहा है कि इफ बी प्लस सी अपॉन ए, ठीक है, फिर c प्लस ए अपॉन बी, लास्ट आप बता सकते हैं क्या होगा, a प्लस बी अपॉन सी आर इन ए पी। ए बी सी आर नॉट इन ए पी, सिंपल टर्म्स नहीं है, b प्लस सी अपॉन ए, फिर c प्लस ए अपॉन बी या a प्लस बी अपॉन सी आर इन ए पी, देन शो दैट 1 upon a, 1 upon b and 1 upon c are also in AP. ठीक है, then show that 1 upon a, 1 upon b and 1 upon c are also in AP. क्या होगा अगर 1 upon a, 1 upon b और 1 upon c AP में हो तो 1 upon b minus 1 upon a is equals to 1 upon c minus 1 upon b होगा, है ना। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा। कैसे भी अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में कह लीजिए, इस फॉर्म में कह लीजिए, किसी फॉर्म में कह लीजिए, खैर चलो कोशिश करते हैं। ये एपी में है ना, तो ये भी एपी में होनी चाहिए। ये एपी में कब होगी, जब c प्लस ए अपॉन बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, b प्लस c अपॉन ए का डिफरेंस जो है वो थर्ड और सेकेंड डिफरेंस के बराबर होगा, यानी a प्लस बी अपॉन सी माइनस ए प्लस सी अपॉन बी के इक्वल होगा, तब ये इट विल होल्ड ट्रू, राइट। सॉल्व करते हैं। ए बी इज एलसीएम, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल्स टू, कुछ समझाओ एलसीएम का, मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी सी। चेक करें जनाब, मैंने क्या किया,
बिल्कुल सिंपल, ये एपी में है उसने कहा, तो हमने कहा ठीक है, अगर एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होना चाहिए, इनका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोशिश करें जरा अपन इसके आगे कुछ और सोच सकें तो। हाँ जी, अगर हम इसमें आगे कुछ सोच सकते हैं तो ये कि ए सी और बी सी में कॉमन सी है, तो ये ए माइनस बी रह जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। इसी तरह से दूसरी वाले साइड पे आते हैं, बी सी इज द एलसीएम, न्यूमरेटर में ए बी और ए सी में से ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी बचेगा, तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। चेक करें, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, और दोनों में a माइनस बी है ना। ये तीसरा चौथा एग्जांपल आ रहा है इसी लेक्चर में, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो अपन ने a माइनस बी कॉमन लिया, इसमें बचेगा c और इसमें बचाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। इसी तरह से दूसरी तरफ आ जाते हैं, अपने पास a b माइनस सी था, तो b माइनस सी अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ तो बचेगा a और यहाँ पे अपने पास बचेगा b प्लस सी। मालूम है ना बच्चे, दोबारा मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दो फैक्टर हैं b माइनस सी और b प्लस सी। तो b माइनस सी तो अपने कॉमन लिया है, तो ये बच्चा अपने पास, और ये हो जाएगा बी सी। a प्लस बी प्लस सी दोनों जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे टू जीरो। अब हमारे पास क्या बचा, जरा चेक करें अच्छी तरह से। हमारे पास में बचा है सिंपल सी थोड़ा सा एक्सप्रेशन कि a माइनस बी अपॉन ए बी जो है वो b माइनस सी अपॉन बी सी के इक्वल है। b से b भी आप डिवाइड कर सकते हैं वहां पर ले जाके, तो नहीं करना चाहे तो ना करें, आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहें तो इसे ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जरा बाइफरकेट करते हैं, a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू b अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन बी सी। सही है, बाइफरकेट किया। बाइफरकेट करने के बाद में अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर दें तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। चेक करें कब पॉसिबल है, व्हेन 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी आर ऑल्सो इन ए बी। ये तभी पॉसिबल है जब 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी भी ए पी में हो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आ रहा है ना। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म जो है उनमें कॉमन डिफरेंस है और वो ए पी में है। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमें प्रैक्टिस करने के लिए, और मेरा असाइनमेंट भी अब मिल जाएगा आपको ए पी का। कोशिश करिएगा कि आप खुद उसे कर सकें। 10th क्लास का एपी एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, चाहे बेशक 10th क्लास की एनसीईआरटी में से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद 11th क्लास की जो एनसीईआरटी या कोई और रेफरेंस बुक है वो सॉल्व करिएगा। 11th क्लास का एपी करने से पहले 10th क्लास का एपी जरूर करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके।